स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने ये तो पढ़ लिया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, लेकिन हमें ये भी पढ़ना होगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो बेसिक पॉइंट है दैट इज कंजप्शन एंड सेविंग, वो क्या होता है, वो किस तरीके से इनकम पर डिपेंड होता है। तो आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही इनकम के पार्ट होते हैं। हमने पढ़ लिया है कि Y इक्वल टू C+S होता है, एक पार्ट कंज्यूम होता है और एक पार्ट एक्सपेंस होता है। मतलब कुछ अगर आप खाओगे कुछ तो बचाओगे। 1000 रुपये का इनकम है, उसमें से 1000 के 1000 कंज्यूम नहीं करते हो, कुछ पार्ट आप कुछ सेविंग भी करते हो। तो कंजप्शन और सेविंग किस तरह से इनकम के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सब कुछ इनकम का ही खेल है भैया। इकोनॉमी में इनकम ही सब कुछ है। इनकम है तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम है तो सेविंग बढ़ेगा, इनकम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। दैट इज़ इनकम पर दोनों ही डिपेंड होता है। तो किस तरीके से होता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस सब लॉजिक को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा आपने? APC, MPC, APS, MPS, ये चारों पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे रिलेटेड आप अगर CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे, MCQs में 101% की गारंटी देता हूँ आया है ये MPC APC से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है डीपली। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या क्या। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं और हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। और कंजप्शन सेविंग फंक्शन के अंदर ही APC, MPC, APS, MPS आता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया ये जो कंजप्शन फंक्शन है ये होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंजप्शन फंक्शन? तो हमें कंजप्शन फंक्शन की बात करनी है। कंजप्शन फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन दैट मीन्स दैट स्टिल्स रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम। हम सबको पता है कि हम जितना कंज्यूम इनकम करेंगे उसी हिसाब से कंज्यूम करेंगे। इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूम भी बढ़ेगा, यानी कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इनकम के ऊपर आपका कंजप्शन डिपेंड होता है। तो इनकम और कंजप्शन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है दैट रिलेशनशिप इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये बताता है कि हमारा किस इनकम लेवल पर कितना कंजप्शन होता है और इसको डिनोट किया जाता है C=F(y). यहाँ पर जो C का मतलब होता है कंजप्शन होता है और Y का मतलब यहाँ पर जो है किससे होता है, इनकम से होता है। ठीक है, बहुत से कहते हैं सर इनकम का मतलब इनकम से तो I से शुरू होता है, तो Y क्यों होता है? दैट मीन्स I से इन्वेस्टमेंट होता है और Y फॉर होता है एल्ड, दैट मीन्स आल्सो इज अ टाइप ऑफ इनकम। सो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन क्या बता रहा है आपको कि इनकम का एक ऐसा पार्ट जो कंज्यूम कर लिया जाता है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ इनकम एंड कंजप्शन इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। जब कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये बताता है हम कितना कंज्यूम करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी। सो दिस वन इज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी खर्च करने की आदत। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है द पार्ट दैट वी एक्सपेंस फ्रॉम आवर इनकम, तो कितना पार्ट कंज्यूम करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए इसके दो टाइप बनाए गए हैं। नंबर 1 दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन शॉर्ट APC, एंड सेकेंड वन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड शॉर्ट दैट इज MPC। APC MPC दोनों क्या है वो पढ़ते हैं। तो जब दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये है क्या भला? ये सिंपल है, इट्स टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल कंजप्शन। आपकी टोटल इनकम का आप कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, वही है APC। देखिए लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो बिकॉज इट्स ऑलवेज शोज द रैशनल रिलेशनशिप। द रैशनल रिलेशनशिप मतलब होता है दोनों का रेशियो बताता है द रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड द इनकम,
कि आपकी कंजप्शन कितनी है और आपका इनकम कितना है, टोटल इनकम और टोटल कंजप्शन के बीच का क्या रेशियो है, सो दैट इज नोन एज एपीसी। अदर कर सकते द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर कितना है, दैट टेल्स द एपीसी। और एपीसी की बात करते हैं क्योंकि रेशियो की बात करते हैं, रेशियो किसका होता है, सी अपॉन वाई। इसको इस तरह से लिखते हैं सी बटे वाई, सी फॉर कंजप्शन, वाई फॉर इनकम, कि हम अपने इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनकम 100 रुपये है और खर्च कर रहे हैं हम 80 रुपये, तो हमारा एपीसी कितना होता है 0.8। मतलब हम अपने इनकम का 80% पार्ट कंज्यूम कर ले रहे हैं। ये हमारी पर्सपेंटी है कि हम केवल 80% का पूरा खर्च कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज़ 1000 करोड़। कितना करोड़ है, 1000, एंड कंजप्शन इज़ 800। इनकम 1000 करोड़ है और कंजप्शन हमारा 800 है, तो आपसे पूछा गया है सो एपीसी विल बी। तो एपीसी की बात करते हैं यहाँ पर, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। तो वेयर इज सी इक्वल टू ₹1000 करोड़ एंड सॉरी इनकम इक्वल टू 1000 करोड़ एंड सी इक्वल टू ₹800 करोड़, राइट, क्लियर। अब यहाँ पर वाई है हमारा 1000 और कंजप्शन है 800, 0 से 0 कट गया, 10 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 0.8। हियर इज एपीसी इज 0.8, जो एक पार्टिकुलर इनकम लेवल की बात करता है कि अगर हमारी इनकम 1000 है तो हम 80% यानी कि 800 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। इसके बाद आता है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एपीसी। एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं होता है, दैट मीन्स एपीसी इज नेवर जीरो, कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जब हमारी इनकम लेवल जीरो होता है ना, तब भी कुछ ना कुछ हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। जब हमारा कंजप्शन होता है तो एपीसी जीरो तो हो ही नहीं सकता। कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। एट द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। एक ऐसा पॉइंट जहां पर y इक्वल टू सी होता है, जितना इनकम उतना ही कंजप्शन, उस टाइम हमारा एपीसी कितना होगा, 1 होगा, और दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन द कंजप्शन एंड इनकम इज इक्वल टू, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी 1 से कम होता है ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज 1। एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है, उस टाइम हमारा सेविंग माइनस में होता है, एंड एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारा एपीसी कम होता चला जाएगा, क्योंकि इनकम के बढ़ने के रेशियो में सेविंग ज़्यादा बढ़ता है, कंजप्शन थोड़ा सा कम बढ़ता है, सो एपीसी का रेशियो कम होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज marginal propensity to consume. In short, this is known as MPC भैया। MPC मार्जिनल का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। पहले जो था अब इतना हुई। हम सबको पता है इकोनॉमी या अपनी पर्सनल बात करते हैं, इनकम हमेशा एक जैसी नहीं होती है, इनकम में चेंजेस आते रहते हैं। इकोनॉमी चलती रहेगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगा, कभी इनकम कम होगी, कभी इनकम बढ़ेगा। हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमी में इनकम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो जब चेंजेस आती हैं इनकम में, तो जाहिर सी बात है इनकम के ऊपर ही कंजप्शन डिपेंड है। तो अगर इनकम में चेंज आना है तो कंजप्शन में भी चेंज आना है। अब यहाँ पर जब दोनों में ही चेंज आ रहे हैं तो दोनों के बीच का रेशियो भी पता करना होगा कि इनकम में कितने चेंज होने से कंजप्शन कितना बदल रहा है। तो दैट मीन्स इन दोनों का जो रेशियो होता है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो दैट MPC is the ratio between the change in consumption in shows as delta C and the change in income that is shows in delta Y is called marginal propensity to consume। मतलब साफ है, ये इनकम में चेंज होने की कंपैरिजन में कंजप्शन में कितना चेंज होता है, इन दोनों के बीच का रेशियो बताता है। सो डैट डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा C
जाहिर सी बात है, इनकम बदलेगा तो कंजप्शन बदलेगा ही बदलेगा। आप पहले 10,000 की इनकम थी आपकी, आप जो है 1500 वाला रूम रह के रह रहे हैं आराम से। अब इन प्रमोशन होकर आपकी सैलरी कर दी 50,000, कि आप 1500 वाले घर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे भैया। आप 1500 की जगह 5000 वाला रूम रेंट ले लेंगे, आपका खाना पीना बदल जाएगा। पहले 20 रुपये किलो वाला चावल खरीदते थे, अब जो 40 रुपये वाला चावल खरीदेंगे। पहले लोकल खुले वाला आटा खरीदते थे, अब तो आप जो आशीर्वाद का पैक आटा खरीदेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, गारंटेड है। इनकम के बढ़ने के साथ खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर खर्चे बढ़ते हैं तो एमपीसी की ज़रूरत है पता करने के लिए कितना बड़ा, रेशियो कितना है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम 1000 करोड़ टू 1500 करोड़। मतलब इनकम बढ़ रहा है तो डेल्टा वाई कितना बढ़ रहा है? 1500 हो गया 1000 रुपये से। तो इनकम हमारा बढ़ गया कितने रुपए करोड़, कितने से करोड़? 500 करोड़। अब इनकम बढ़ रहा है, जब 1000 रुपये इनकम था, खर्च हो रहा है 800। अब इनकम बढ़ के 1500 हो गया तो खर्च हो रहा है 1200। तो यही पता करो कि भाई कंजप्शन कितना बढ़ा? कंजप्शन बढ़ा 1200, कितने से? 800 से। तो यार इस कितना हो गया? 400। ठीक है। नाउ अब हमसे क्या क्या है, क्या निकालो? हमसे निकलने कहा गया भाई एमपीसी कितना हो गया? मार्जिनल प्रोडक्ट कंज्यूम। द फार्मूला इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। एंड नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, सॉरी यार थोड़ा बताते मैं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू वाई इज 500 एंड ईयर इज 400। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। दिस वन इज आवर रेशियो बिटवीन द कंजप्शन एंड कंजप्शन। कि हम अगर हमारा 500 रुपये का अगर इनकम बढ़ रहा है तो बढ़े हुए इनकम का भी हम 80% क्या करते रहें? खर्च करते रहें। यानी कि इनकम बढ़ रहा है तो हमारे खर्चे भी 80% बढ़ रहे हैं इनकम के कंपैरिजन में। ये रेशियो बताता है एमपीसी। अब यहाँ पर कुछ बातें एमपीसी से रिलेटेड भी जानना जरूरी है। क्या बातें हैं? द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। एपीसी के बारे में आपने पढ़ा कि एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा एमपीसी कभी भी जो है एक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज होता है। इनकम में चेंज आएगा तभी कंजप्शन में चेंज आएगा। इनकम चेंज नहीं होगा तो कंजप्शन भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज़ 1। एमपीसी 1 होगा और ये इस टाइम 1 होगा जब हमारा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी होगा, कि जितना इनकम बढ़ा सारा का सारा हम खर्च कर देते हैं। उस केस में एमपीसी 1 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी 0। एमपीसी 0 भी हो सकता है उस केस में कि इनकम तो बढ़े लेकिन आप अपना कंजप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये रेयर केस है, कंजप्शन बढ़ता ही है। तो रियल और लास्ट वन इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। हमेशा ध्यान रखिएगा या 0 और 1 के बीच में, या तो 0 आएगा या 0 से ज़्यादा आएगा या 1 आएगा, 1 से कम आएगा। इन दोनों के बीच में ही एमपीसी होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हियर इज द पॉइंट सेविंग फंक्शंस। हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ लिया, अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का मतलब हम सबको पता है कि ये जो सेविंग होता है, सेविंग इज लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन। अगर हमारी इनकम है, इनकम का एक पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो कंजप्शन को माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज सेविंग। हमारे पास इनकम है 1000 और हम खर्च कर रहे हैं 800, तो जो 200 बचा दिस 200 इज आवर सेविंग। सो हियर इज रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम, क्योंकि इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ रहा है। तो इनकम के बढ़ने से अगर कंजप्शन बढ़ता है तो इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ता है। सो डैट द रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन। अब जिस तरीके से कंजप्शन के आपके 2 टाइप होते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 टाइप होते हैं। दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव, दैट मीन्स एपीसी एंड एमपीसी। इन दोनों को ही हमें समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग।
जो फंक्शनल रैशनल रिलेशनशिप बताता है कि आपकी टोटल सेविंग कितनी है टोटल इनकम के ऊपर, यानी कि आपकी जो एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो इनकम कर रहे हैं उस इनकम के ऊपर आप कितना सेविंग कर रहे हैं, कितनी बचत कर रही हैं। सो यहाँ पर APS इक्वल टू होता है S/Y, जो ये बताता है कि इनकम का सेविंग से क्या रिलेशन है या सेविंग का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, अगर इनकम किसी भी इकोनॉमी का 1000 करोड़ है और यहाँ पर जो सेविंग है वो 200 करोड़ है, तो बताओ APS कितना होगा। हियर APS इक्वल टू S/Y। पता है ना इस चीज़ को, अभी बताया, याद करके गया। तो सेविंग हमारे पास कितना हो रहा है, केवल 200 करोड़, और हमारी इनकम कितनी है 1000। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालो तो यह 0.2। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने इनकम का 20% सेविंग कर रहे हैं। तो यहीं से निकल के आया कि 80% हम अपने इनकम का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर दे रहे हैं, और खर्च करने के बाद 20% ही बच पा रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि APS इज़ 0 द ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है उस टाइम हमारा सेविंग क्या होगा, 0 होगा। सेविंग कभी भी APS कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। APS का नेवर भी इक्वल टू 1, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 1 से बराबर भी नहीं हो सकता। APS कैन भी नेगेटिव, और APS नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव तब होता है व्हेन APC इज़ ग्रेटर देन व्हेन, उस टाइम AP इज़ इक्वल टू नेगेटिव, ये माइनस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसा कि मैंने कहा इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम के साथ साथ आपका सेविंग भी बढ़ता चला जाएगा। और बात तो ये है पते की कि कंजप्शन जिस रेट से बढ़ रहा है इनकम के साथ साथ सेविंग उससे तेज रफ्तार से बढ़ती है, सेविंग ज़्यादा होती रहती है इकोनॉमी में। सो हियर द MPC इज रेशियो ऑफ द चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आ रहा है तो उसके कंपैरिजन में आपकी सेविंग कितनी बढ़ रही है, कितना सेविंग में चेंज आ रहा है, इन सब का जो रेशियो होता है दैट इज MPS। तो यह द फार्मूला इज MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा S मीन्स चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा Y मीन्स चेंज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द इंक्रीज इन इनकम एंड इकोनॉमी फ्रॉम 1000 करोड़ टू 1500। अब हमें देखिएगा यहाँ पर इनकम कितना चेंज हो गया, 1000 से हो गया 1500, मतलब 500 करोड़ रुपए का इनकम हमारा बढ़ गया। तो वहीं पर सेविंग हो गया 200 से 300 करोड़। सो डैट 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 करोड़। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट MPS। MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू 100 अपॉन 500। इतना तो डिवाइड करना ही आता होगा, बहुत बड़ा मैथमेटिक यूज़ नहीं करना इकोनॉमिक्स में इस बार। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो आंसर इज 0.2। दैट इज़ हम अपने जो भी इनकम चेंज हो रहा था, जो भी इनकम बढ़ रहा था कि 500 रुपये का केवल 100 रुपये ही हम बचा पा रहे हैं बढ़ी हुई इनकम का, दैट इज़ 20%। APC इज 0.2। सॉरी MPS। तो यह था रोल और MPS कॉन्सेप्ट। द वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन, हमेशा MPS जो होता है 0.1 के बीच में ही होगा, ना 0 से कम हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। 0 से ज़्यादा मतलब 1 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। इफ़ द एंटायर इंक्रीज इनकम इन सेव द वैल्यू ऑफ MPS विल बी 1। MPS बराबर हो सकता है, MPS तब बराबर होगा व्हेन डेल्टा Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जितना इनकम हो सब के सब आपकी जब इनकम खर्च बच जाता है तो उस टाइम MPS 1 बराबर होता है। इफ़ एंटायर इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम, सारा का सारा इनकम अगर कंज्यूम हो जाए उस टाइम MPS क्या हो जाता है, 0 पॉसिबल है, 0 हो सकता है। नाउ कंजप्शन फंक्शन थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंजप्शन फंक्शन थोड़ा सा हम पहले पढ़ा, लेकिन वहाँ पर हमने APC और MPC पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कंजप्शन फंक्शन एक्चुअली में क्या है। इट इज़ द हाउस होल्ड कंजप्शन इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेशन ऑफ कंजप्शन डिमांड। हम सब पता है कि हाउस होल्ड की अपनी हाउस होल्ड बेसिकली कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने नीड्स होते हैं, जैसे पेट का है, खाना पीना है, रहना है, रेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तमाम खर्चे होते हैं, तो वो अपने खर्चों पर खर्च करता है। दैट इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। और जो रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम डिस्क्राइब्ड बाय द कंजप्शन फंक्शन, और जो उनके जो खर्चे होते हैं और यहाँ पर जो इनकम होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज़ कंजप्शन फंक्शन।
क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन। द मोस्ट बेसिक कंजप्शन फंक्शन एज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट द सेम रेट एज इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे इनकम में चेंज आती रहती है उसी रेट में हमारे कंजप्शन में भी चेंज आता रहता है, राइट। सो डैट कंजप्शन फंक्शन को हम जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करें तो हमारा फार्मूला बनता है सी बार प्लस सी बाई, सी बार प्लस सी बाई। यहाँ पर जो सी बार है, जो सी है दैट इज़ कंजप्शन, हमारा ये कंजप्शन लेवल है जो कि डिपेंड ही करता है कि हमारा सी बार कितना है, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब ये हुआ कि हम अपने जीरो इनकम लेवल पर भी कितना कंज्यूम करें, ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। व्हेन y इक्वल टू जीरो, उस टाइम भी हम कुछ ना कुछ जो है खर्च करते ही करते हैं। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, कमाता नहीं है लेकिन खर्च करता है। बूढ़ा आदमी बिस्तर में पड़ा हुआ है, कमाता नहीं है, खर्च करता है। मतलब साफ है कि कभी भी बंदा कंजप्शन करना नहीं छोड़ेगा। तो जीरो इनकम पर भी जो कंजप्शन होता है दैट इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन। हियर सी वाई इज़ इंड्यूस कंजप्शन, और सी वाई में जो सी वर्ड यूज़ किया गया है सी इज़ MPC, और यहाँ पर जो वाई यूज़ किया गया है दैट इज़ इनकम, और इन दोनों के मिलकर बनता है इंड्यूस कंजप्शन। मतलब साफ है कि MPC इज़ डिपेंड अपॉन द इनकम। तो इस फार्मूले से हम कंजप्शन निकाल सकते हैं कि कितना इकोनॉमी का कंजप्शन लेवल होता है। नाउ द टर्म इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन। व्हाट इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे लॉन्ग में तो नहीं आता लेकिन जानना जरूरी है होता क्या है। हम सबको पता, हम सब आप स्टूडेंट है ना, आप इनकम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कितने खर्चे आप देखो ना कि बिना इनकम के आप खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आपका इस टाइम कंजप्शन फंक्शन ऑटोनोमस कंजप्शन चल रहा है। ऑटोनोमस कंजप्शन इज डिनोटेड एज सी बार होता है, ठीक है ना। एंड रिप्रेजेंट कंजप्शन फंक्शन दैट इज अनअफेक्टेड बाय इनकम, और ये कंजप्शन फंक्शन इनकम से इफेक्ट नहीं होता है। इनकम हो या ना हो उतना तो खर्च आपका होना ही है। अब इनकम के बढ़ने से खर्चा बढ़ता चला जाएगा लेकिन इनकम के घटने से ऑटोनोमस कंजप्शन आपका नहीं घटेगा, वो तो होना ही होना है। सो डैट व्हेन कंजप्शन एक्योर्स इवन व्हेन इनकम इज जीरो, मतलब जब इनकम जीरो है तब भी कंजप्शन होता रहता है, और उसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। नाउ इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है? इंड्यूस कंजप्शन एक होता है ऑटोनोमस दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय इनकम। वो कंजप्शन जो इनकम का कोई असर उस पर पड़ना नहीं, उतना तो खर्च होना ही होना है, कुछ भी कर लो। लेकिन इन कंजप्शन का वो पार्ट जो इनकम पर डिपेंड करता है दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन दैट्स डिपेंड अपॉन इनकम, और ये पूरी तरीके से इनकम होता है दैट इज सी वाई। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारा कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और यहीं पर इन दोनों को ऐड करेंगे सी बार के साथ तब जाके ये कंजप्शन बढ़ेगा। इन दोनों का टोटल, ये ऑटोनोमस ही तो होगा ही होगा, और इनकम के साथ साथ ये खर्चे भी बढ़ते हैं, दोनों का टोटल ही होता है कंजप्शन, ठीक है। एक इंड्यूस कंजप्शन होता है और एक क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन। नेक्स्ट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या है? सेविंग द अमाउंट दैट लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन। कंजप्शन के होने के बाद जो सेविंग बचता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन। दोनों के बीच में रिलेशन होता है, किसके बीच में? सेविंग और इनकम के बीच में इन दोनों का रिलेशन होता है। वेयर सेविंग एस होता है, वाई क्या होता है नेशनल इनकम, और एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। और यहाँ पर सेविंग फंक्शन को लिखने का तरीका होता है वर्बल वे में, इक्वेशन वे में। हियर इज माइनस ए की बात करते हैं, यह है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ पर जो 1 माइनस बी होता है वो होता है MPS। क्या होता है? MPS कि हमने कितना सेविंग करना है। यहाँ पर y का मतलब होता है इनकम, और जो माइनस ए है यानी कि माइनस सी बार भी कहीं के लिखा रहता है दैट इज सेविंग इन नेगेटिव, और इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। ये तब होता है, हम सबको पता है कि जब ऑटोनोमस कंजप्शन होता है उस केस में हमारा सेविंग क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बाद हम टोटल सेविंग कैलकुलेट करते हैं। और इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा काम आता है, इंपॉर्टेंट होता है। और सेविंग फंक्शन इस तरह से काम करता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चलेगी, देखिए इनकम बढ़ रही है वैसे कैसे सेविंग, क्योंकि जिस टाइम हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, मान लो ऑटोनोमस कंजप्शन 200 है, जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होगा उतना ही हमारा सेविंग उस टाइम कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। मतलब ये ऑटोनोमस कंजप्शन अगर यहाँ पर हो रहा है सी, उस टाइम हमारा सेविंग यहाँ पर होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारा जो है सेविंग भी ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, और ये कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ होता चला जाता है, ठीक है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ।
नाउ यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा कि एपीसी का सी और एपीएस का एस ये दोनों ही इनकम के पार्ट होते हैं, बोथ आर डिपेंड अपॉन इनकम। सो जब हम इसके इसमें रिलेशन की बात करते हैं तो एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ देयर वेयर एपीसी इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर हम दोनों की बात करते हैं, अगर दोनों को बॉय से डिपेंड करें, ये दोनों ही बॉय के ऊपर डिपेंड होता है, अगर दोनों ही बॉय से डिवाइड करते हैं तो क्या बन के आता है, देखिए बॉय अपन बॉय, सी अपन बॉय और एस अपन बॉय। तो बॉय अपन बॉय क्या हो गया 1 और सी अपन बॉय क्या हो गया एपीसी और एस अपन बॉय हो गया एपीएस। तो ऑलवेज एपीसी और एपीएस का टोटल 1 ही होता है। तो यहीं से एक दूसरा फार्मूला निकल के आता है, अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए एपीएस और आपके पास गिवन है एपीसी, तो 1 माइनस एपीसी इक्वल टू एपीएस। अदर हैंड अगर आपसे एपीएस निकालने के लिए कहा जाए 1 माइनस क्या होता है एपीसी निकालने के लिए कहा जाए तो ये होगा 1 माइनस एपीएस। तो यहाँ पर एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, और ये दोनों ही हमेशा इनकम पर डिपेंड करता है। सो इन दोनों का टोटल हमेशा एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अदर हैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एमपीसी एंड एमपीएस यहाँ पर भी सेम होता है, बिकॉज सी डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, इन दोनों वाई का टोटल होता है। और ये जब दोनों ही वाई इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं तो यहाँ पर दोनों का एमपीसी और एमपीएस का इक्वल भी हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर होता है तो यहीं इस पर भी फार्मूला बन जाता है, दैट इज इफ यू वांट टू एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और अदर हैंड एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, देखिएगा, क्योंकि ये एमपीसी का फार्मूला है और इस फार्मूले से निकल के आता है कि एमपीसी इक्वल टू एमपीएस दोनों ही 1 के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम अगर हमारे पास 100 है और कंजप्शन 85 है, तो बताओ कि यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस कितना होगा। सबसे पहले अगर एमपीसी की बात करते हैं, यहाँ पर एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखिए पहले लेवल पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, डैश कर देंगे। दूसरे पे ये 100 से 200 हो रहा है, तो ये पर 100 बढ़ रहा है, और ये 85 से 160 हो रहा है, तो दोनों में कितना बढ़ रहा है, 160 में से ये हो गया 5, 17 में से 8 गया 9, इसका मतलब ये हो गया 95 अपॉन 100। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर 160 85 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, यहाँ पर बचे 15 में से 8 गया 7, सॉरी ये 75 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.75 कितना हो जाएगा 0.75। ये पॉइंट गलत लगा सब में, इस तरह से ये कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। फिर यहाँ से ये बढ़ रहा है 100 का चेंज आ रहा है, और यहाँ से हो रहा है कितना चेंज हो रहा है 235 माइनस 160 दैट इज़ 5, 13 में से 6 गया 7, 75, तो ये हो गया 0.75। यहाँ पर भी आएगा 0.75। इसी तरह से अगर ये 0.75 है तो डायरेक्ट 1 से माइनस करेंगे, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 0.25 0.25 0.25 ये होता चला जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इजीली इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कभी कुछ इस तरह से भी आ सकता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, द क्वेश्चन इज देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 200 करोड़। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की डेल्टा वाई आई इक्वल टू 200 करोड़। आगे क्या जा रहा है, दिस एज इंक्रीज द इनकम मनीफोल्ड, इससे इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन इफ़ कंजप्शन फंक्शन इज सी इक्वल टू 50 प्लस, हमारे पास सी इक्वल टू 50 प्लस 0.5 हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि बताओ टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो, कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, डेल्टा सी पूछा गया है, डेल्टा सी कितना हो गया। और डेल्टा सी पता करने के लिए हमें सी पता होना चाहिए। अब एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ऑलवेज y इक्वल टू सी प्लस क्या होगा i, y इक्वल टू सी प्लस, क्योंकि यहाँ पर आई मान कर देता है i इक्वल टू क्या है, दोनों s होता है इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू पता नहीं है, तो y इक्वल टू सी है हमारे पास 50 प्लस 0.5y प्लस इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 200, तो ये इधर लेके आएंगे y माइनस 0.5y इक्वल टू
50 या 200 कितना हो गया 250। तो 0.5y इक्वल टू 250, डिवाइड कर देंगे इसको 250 को 0.5 से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 पंजे 25 0, यानी कि हमारी इनकम कितनी है 500। मतलब साफ है जब हमारी इनकम 500 है तो ऐसे मतलब कंजप्शन कितना हो जाएगा 500 माइनस 200, द आंसर इज़ 300। कितना हो जाएगा 300। ठीक है, क्या 300 होगा क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन को ऐड करेंगे तो हमारा जो 350 लगा के देखते हैं यहाँ पर C इक्वल टू 50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 300, तो हो जाएगा 50 प्लस 5 दिया 15। ठीक है ना, तो आंसर इज तो 50 और 50 दैट इज द आंसर इज 200 0.5। ठीक है, इसका मतलब 200 हमारा और नॉर्मली कंजप्शन हो रहा है, ये इतना ही इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अगर इसी तरह से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, कहीं पर कोई डाउट होता है वो पता करना है, तो द इकोनॉमिक्स गुरु को सब्सक्राइब करिए और आपको समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमेशा ही इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड बाय।